हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर और साथ ही साथ आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। यस, साथ ही साथ हिंदी के वीडियोस भी देख रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ कौन सा स्टार्ट कर चुके हैं हमारी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पाठ 3। क्या नाम है? साना साना हाथ जोड़ी, है ना। पाठ पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने किसके साथ यात्रा भी की? यस, लेखिका मधु कंकरिया जी के साथ सिक्किम की यात्रा की। हमने देखा कि किस तरह से लेखिका ने प्रश्नों की बौछार कर दी थी गाइड के सामने, क्योंकि लेखिका तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, रचनाकार थी। वो एक बात की तह तक पहुंचना चाहती थी, एक एक बात की तह तक। जितेन से पूछती गई, जितेन भी अच्छा था, ड्राइवर था, साथ ही साथ गाइड भी था, हर एक बात की उन्होंने जानकारी दी। क्या क्या बताया कि जो बौद्ध पताकाएं या किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो श्वेत पताकाएं लहरा दी जाती थी, उन पर मंत्र लिखे जाते थे, इनको कभी उतारा नहीं जाता था, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती थी। साथ ही साथ जब रंगीन पताकाएं आई, लेखिका ने कहा अभी तो श्वेत पताकाएं थी, अब ये रंगीन पताकाएं क्यों? जितेन ने कहा मैडम, जब किसी नए कार्य का शुभारंभ होता है तो रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर एक बड़ा सा धर्म चक्र दिखाई दिया, व्हील दिखाई दिया, बहुत बड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? जितेन ने बताया मैडम, ये एक धर्म चक्र है। ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखिका को सुनकर अच्छा लगा। क्या सुनकर अच्छा लगा? ये नहीं कि अच्छा पाप धुल जाएंगे मेरे भी, नो, उनको ये अच्छा लगा कि हर एक जगह भारत के आप किसी भी कोने में जाइए, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने धर्म हैं, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे भारत की आत्मा एक जैसी है, रहते सब चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी रहें, कोई भी वेशभूषा धारण करें, कोई भी अन्न जल ग्रहण करें, लेकिन उनकी जो मान्यता है, जो आत्मा है, वो एक है। हर एक की मान्यताएं होती हैं, ये भी बात की। साथ ही साथ वहां गैंगटॉक शहर का तुलना की गई कि ये तो स्विट्जरलैंड है। तो उनकी जो मित्र थी मणि, तुरंत उन्होंने रोका, नहीं नहीं नहीं, ये तो स्विट्जरलैंड से भी काफी सुंदर है। वहां की तिस्ता नदी, वहां के झरने, वहां के पहाड़, वहां का जनजीवन, वहां के मेहनत कश बादशाह, और साथ ही साथ युवतियां, महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं, सब कुछ वहां पर दिखाया गया है। और ना केवल पुरुष, ना केवल महिलाएं, बल्कि बच्चे भी मेहनत करते हैं। बच्चों की मेहनत कब समझ में आई? जब लेखिका को जितेन ने बताया कि मैडम, ये जो बच्चे हैं ना, वो 2-3 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़कर उस और स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, फिर अपने माता की काम में हाथ बटाते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं? पालतू मवेशी, मवेशी मतलब क्या? मवेशियों को चराने भी जाते हैं, पालतू पशुओं को चराने भी जाते हैं। हर एक के वहां पर श्रम की साधना को देखा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर टोकरी में बांधकर माताएं काम करती हैं, पत्थर तोड़ती नजर आती हैं। और एक और व्यक्ति ने बताया कि मैडम, हर किसी की कभी ना कभी तो जान भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों को डायनामाइट से जब उड़ाया जाता है तो चट्टानें यहाँ वहां बिखरती हैं। जरा सी भी लापरवाही या सावधानी नहीं रखी गई तो मौत हो जाती है। हर जगह बोर्ड लगे थे, धीरे चलिए, थिंक ग्रीन, आपका कोई इंतजार कर रहा है, घर में बच्चे हैं, तरह तरह के चेतावनी भरे बोर्ड भी लगे थे। ये सब जाना। आज हम उसी पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे, ठीक है? तैयार हैं आप? प्रश्नों को समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। आइए, स्वागत है आपका। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? मोहित, सम्मोहित, ठीक है। रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक, गंतोक यहां गैंगटॉक के लिए लिखा है लेखिका ने, ठीक है। लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, अस्तित्व वहीं रुक गया हो। स्थगित मीन्स एकदम स्थिर हो गया हो। वो कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, उनको लगता था कि बस समय यहीं ठहर जाए, यहीं रुक जाए और सब कुछ ऐसा ही रहे, ठीक है। सब कुछ अर्थहीन सा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि
वो कहाँ है, इतना अच्छा लग रहा था उनको। उनकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वो कुछ और अधिक सोचना ही नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं विचारना चाहती थी। वो बस निर्वेद हो गई थी, एकदम शांत। वो उस सौंदर्य में इतना खो गई थी कि वो अपने आप को भी नहीं सुन पा रही थी या देख पा रही थी। ठीक है, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा सी रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। वहां का जो नजारा था, वहां का जो दृश्य था, उससे लेखिका को आत्मीय सुख मिल रहा था। आया बेटा समझ में? दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? यस, वहां के पुरुष, वहां की महिलाएं और बच्चे भी। ओके, बहुत बढ़िया। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गैंगटॉक की बात कर रहे हैं, अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए। जैसा था वैसा ही है, कोई प्रदूषण नहीं है वहां, इतना अच्छा है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर ही तोड़ती हैं। मतलब अब ये मत सोचिएगा अच्छा जिस डाली पर बैठे हैं वही डाली काट रहे हैं, ये तो मूर्खता हुई। नो, क्योंकि वो इतनी सावधानी से, इतनी सतर्कता से, क्योंकि रास्ते सकरे होते हैं ना बेटा, बताया था ना आपको कि रास्ते इतने सकरे होते हैं कि बस एक जीप ही जा सकती है। यदि कोई अनुभवी चालक नहीं होंगे, ड्राइवर नहीं होंगे, तो कहीं भी कोई भी गिर सकता है। खाई इधर, खाई पूरा। तो ये सारा है कि कितनी मेहनत करती है। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। हथौड़ा समझते हैं ना? ठीक है, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे होते हैं। ठीक है, और वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां भी तोड़ती हैं, बोकू पहने रहती हैं। ठीक है, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। हर स्थान को इतना खूबसूरत बना दिया है कि लेखिका वहां बस वहीं पर रमना चाहती हैं, वहीं पर ठहरना चाहती हैं। उनको इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ये आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। श्वेत पताकाएं कब फहराई जाती है? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। यस, वेरी गुड। और रंगीन पताकाएं जब किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है। ये हुई ना बात। सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत देती हैं। याद रखिएगा, श्वेत पताकाएं, बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप को क्या कहते हैं? स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक वैसे ही रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है, जब किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है। ठीक है बेटा। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? बताइए। एक तो बताना है प्रकृति, फिर वहां की भौगोलिक स्थिति है ना, किस तरह से है, फिर बताना है हमें जनजीवन। क्या क्या जानकारी दी थी बताइए जितेन ने बहुत सारी जानकारी दी। सबसे पहले सिक्किम की प्रकृति को जानते हैं। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार। जलेबी तो सब जानते हैं ना कैसी घुमावदार रहती है, ऐसी ऐसी सी। ओ माय गॉड, इतने खतरनाक। और इधर खाई उधर कुआं, कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, हम जाएं तो कहां भाई। यही हाल है वहां का। इतने रास्ते गुलाब मतलब जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहां की खूबसूरती की स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। और उनकी मणि ने तो ये तक कहा था, उनकी फ्रेंड का नाम था मणि,
ये तक कहा था कि स्विट्जरलैंड भी कहीं नहीं लगता इसकी खूबसूरती के सामने। ठीक है, अब जलेबी को हम खत्म कर देते हैं। आगे चलते हैं, और क्या वर्णन किया है वहां की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियां हैं। रास्ते में कभी लॉन्गस्टॉक है जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति की प्रतीक है, और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत को दर्शाते हैं। समझ आया बच्चे? अब देखें वहां का जनजीवन कैसा है, वहां का रहन सहन, वहां के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। ठीक है, स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर भी बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती भी करती हैं, पत्थर भी तोड़ती हैं, सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में भी जाती हैं। ओ माय गॉड, इतना सारा काम करती हैं। ये नहीं कि हम तो एक काम करके ही अब तो हम दिन भर थक गए। कितना सा काम है हमारा उनकी तुलना में। अब अपने आप में एक नई ऊर्जा का निर्माण कीजिए, एक नई ऊर्जा को बुलाइए कि आइए नई ऊर्जा, अब मैं और 2 गुनी ऊर्जा के साथ अपना काम करूंगा, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे मेरा क्लास वर्क हो, चाहे मम्मी का काम हो, हर एक में मैं अपनी भूमिका अदा करूंगा या अदा करूंगी। ठीक है, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं। बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत श्रम साध्य है। श्रम साध्य अर्थात समझते हैं, श्रम की साधना से भरा हुआ। और वो तब भी दुखी नहीं होते हैं, तब भी रोना नहीं रोते हैं कि हम क्या क्या करें। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास भी रखते हैं। जो उनकी मान्यता है उनको भी मानते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य को भी करते हैं। सब कुछ उन्होंने बताया। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? यस, जैसे ही जितेंद्र से पूछा था कि ये क्या है चक्र, तो जितेंद्र ने बताया था ना कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तभी लेखिका ने कहा था कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। ऐसा क्यों कहा था लेखिका ने? आइए, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्गस्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्गस्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो चाहे पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रखता है। हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, चाहे वाणी, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, धर्म, जाति अलग अलग हो, लेकिन हमारी आस्थाएं, हमारा विश्वास, हम सब कुछ एक जैसा है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। आप बताइए कि एक कुशल गाइड कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तब उसको एक कुशल गाइड का हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सिर्फ रास्ते जानता हो, या मधुरभाषी हो, अच्छा व्यवहार रखता हो, या क्या? आइए, नार्गे कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था, ये हम कह सकते हैं। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन सा? एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, मतलब रास्ते कैसे कैसे हैं, पहाड़ी इलाका कहाँ है, कहीं कोई खतरा या मैदान, सब कुछ है ना। जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जलवायु का भी पता होना चाहिए कि कब कैसा क्या माहौल होने वाला है, क्योंकि जो टूरिस्ट या जो सैलानी आते हैं उनको सब कुछ बताएगा ना वही।
एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। ये नहीं कि मैडम ये नहीं पता, सॉरी मैं फिर ये नहीं जानता। जो भी पूछे भ्रमणकर्ता, जो घूमने आते हैं, जो सैलानी हैं, गाइड से जो भी पूछे वो हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकने में सक्षम हो। ठीक है। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है कि जो वो कहता है वही हो, तब तो जाकर भ्रमणकर्ता उस पर विश्वास करेगा। मैं कहती हूं ना, आइए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री एजुकेशन देता है। आप मुझ पर कब भरोसा करेंगे? जब ऐसा आप स्वयं देखेंगे, और जब आप स्वयं ऐसा देखेंगे तो आप भी वही कहेंगे जो मैं कहती हूं। ठीक है बेटा, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। जैसे मैं अपने बच्चों से आत्मीय रिश्ता कायम करना चाहती हूं, हम अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से आत्मीय रिश्ता कायम करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। ठीक है। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा भी कर सके। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य ये नहीं कि भ्रमणकर्ता या जो सैलानी उनसे पैसे ऐंठ लिए, अब देख लीजिए आप जो भी है, उसको संपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी वो परिस्थिति का अच्छे से सामना कर सके। ठीक है। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर अच्छे से बताया, अब थक गया मैडम आप ही देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। नो, ऐसा नहीं। हमेशा उसको ऊर्जावान बने रहना होगा, तब तो जाकर जो भ्रमण करता होंगे वो उसकी बातों को सुनकर वहां के दृश्य का आनंद उठा पाएंगे। ठीक है। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों व बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। यदि कुशल जो गाइड होगा उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो कौन उसके साथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। ऐसा ही हर एक क्षेत्र में है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है, कहते हैं ना, जिसका व्यवहार मधुर है वो कभी भी अकेला नहीं होता। जहां भी जाएगा वो अपने परिचय का दायरा फैला ही देगा और उसको बहुत अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। कहते हैं ना, जिनके पास अच्छे विचार होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 7वें पर। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए कि लेखिका ने हिमालय के कौन कौन से दृश्यों को हमारे समक्ष उकेरा है और कौन कौन सी बातों की यहाँ पर चर्चा की है कि हमारा भी इंटरेस्ट बन रहा है भाई कि अच्छा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम भी उन्हीं के साथ घूम रहे हो, जितेन से हम भी पूछ रहे हो, है ना, लग रहा है ना। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होने का रूप देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां थीं। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। जैसे जैसे पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वहां की दुकानें, बाजार, लोग बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे थे, चींटियों की भांति होते जा रहे थे, है ना। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता था, तो कहीं कुछ और कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जल प्रपात थे, झरने। झरने देखे ना आपने, कैसा लगता है जब देखे बेटा, यात्रा पर गए होंगे, कहीं ना कहीं आप घूमने गए होंगे, है ना, ऐसे मतलब किसी पर्यटक स्थल पर गए होंगे जहां झरने देखे होंगे। जब झरना बहता है अपने वेग से, वेग मींस स्पीड से, तो ऐसा लगता है जैसे दूध का झाग हो के। ठीक है। अब देखा है तो कहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के बारे में बताया, चांदी की तरह कौंध अर्थात चमकती तिस्ता नदी,
जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को कौंध मारती तिस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया, स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई थी, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया और वो वहीं रम गई। उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो बस उन्होंने एक बार तो पेन और कॉपी साइड में रख दिया था, क्योंकि वो सब कुछ आराम से देखना चाहती थी, आत्मसात करना चाहती थी। और आत्मसात करने के बाद जब रचना की जाती है तो उसमें आत्मीयता बनी रहती है। हम पढ़ते हैं तब भी हमें लगता है कि दृश्य हमारे सामने है। ठीक है, चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? लेखिका ने जब उस विराट समझते हैं, महाभारत में जो युद्ध हुआ था ना कौरव पांडवों का, श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया था। एक कविता थी, याद आई मुझे, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन हुआ क्या दुर्योधन ने मानी उनकी बात? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या बोले? जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे। फिर अंतिम दिया है कि केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। विकराल विराट मतलब बहुत बड़ा। कहते हैं ना कि बेटा जो अधिकार है हमारा, उसको अच्छे से हमें प्राप्त हो जाए तो ठीक है, लेकिन यदि हम हक के लिए भी ना कहें तब वो हमारी कायरता होती है। लेकिन यदि हक के बाद भी यदि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है तो फिर बात या परिणाम होता है दुर्योधन की तरह। उसने किस तरह से अपने भाइयों को ही नहीं दिया जो कि उनके अधिकार का था। श्री कृष्ण ने कहा कि दे दो केवल 5 ग्राम, ग्राम मतलब किलोग्राम वाला ग्राम नहीं, 5 ग्राम मीन्स गांव, लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया। और आखिरकार हुआ क्या? महाभारत संग्राम, इतना बड़ा संग्राम कि बेकसूर कितने लोग मारे गए और अंतिम दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कभी भी जीवन में क्रोध में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जब क्रोधित हम होते हैं, हमारे सिर पर क्रोध सवार हो जाता है, तो विवेक अर्थात बुद्धि पहले ही चली जाती है, टाटा बाय बाय, मुझे नहीं रहना यहां पर। क्योंकि बुद्धि तो कहां रहती है? बुद्धि अर्थात मां सरस्वती, विद्या की देवी मानी जाती है ना मां सरस्वती। तो मां सरस्वती कहां निवास करती हैं? जहां शांति हो, जहां अच्छे विचार हो। जहां क्रोध होगा, जहां गुस्सा होगा, वो चली जाती हैं। इसलिए कभी भी क्रोध में जब हो, कभी भी गुस्से में हो, तो कोई निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा सा रुक जाइए, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट उस स्थिति से, उस परिस्थिति से अपने आप को दूर कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे वे देश काल की परंपरा से दूर बहती धारा बनकर बह रही हों।
उसके मन के सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हूं। जब वो तिस्ता नदी को देख रही थी तो ऐसा लगा कि सारी जो तामसिकताएं थी, जो वासनाएं थी, जो गलत विचार थे या भाव थे, वो सब कुछ नष्ट हो गया हो और अपने आप को वो बहुत ही सुकूनमय समझ रही थी। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ऐसा कौन से दृश्य थे जब लेखिका को लगा ओह ऐसा भी होता है, मतलब वो झकझोर गए, उनको बुरी तरह से उनको क्या क्या लगा। देखिए, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। कैसे? वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। उनकी आटी सी कोमल काया में हाथ में कुदाल और हथौड़े थे। इतनी सुंदर आटे सी कोमल काया लिखा है ना उन्होंने, ठीक है, उसमें कुदाल थे, हथौड़े थे, वो इतनी मेहनत कर रही थी। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहां पर जान कब जाए कोई नहीं जानता। उनको कुछ नहीं पता है, फिर भी वे नियमित रूप से कार्य किए जा रही हैं। तो ये जो दृश्य थे लेखिका को अंदर तक झकझोर गए। इनके लिए भोजन मात्र पाने का एक साधन है, सिर्फ भोजन के लिए, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए इतनी मेहनत करती हैं, साथ साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का, हाँ, उनके लिए भोजन का साधन है, तो वहीं हम सब क्या जाते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा जब टूटी, जब उसने पहाड़ी बच्चों को उनसे लिफ्ट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना होता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं, मवेशी पता है ना, पालतू जानवर, तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। तीसरे क्या कहा, लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्किमी परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा, बोकू पहने, उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा से बिखेर रहा था। मतलब इतनी सुंदर होती हैं, पहली बात तो वहां की स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, गोरी सुंदर, बहुत सुंदर, पहाड़ी इलाका है तो सुंदर होती हैं, और उसके साथ ही साथ वो इतनी मेहनत करती हैं जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। वो देखते ही रही थी कि कितना असाध्य कार्य करती रहती हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। अब देखते हैं, हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा क्या है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? एक कुशल गाइड का, जो अपनी जानकारी एवं अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थान के दर्शन कराता है। ठीक है, कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। जिस उद्देश्य को लेकर वो आया है उसको आनंद की अनुभूति हो, ऐसा ना हो कि ओहो कहाँ आ गए हम। ठीक है, अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। वहां के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो स्थान नीरस और बेजान लगने लगता है, तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आइए देखते हैं। पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। ठीक है, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं बेटा, और वे काम करते रहते हैं।
हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। और वो कितना अधिक देकर कितना कम प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी हमें अपनी अपनी जगह रहकर लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। इतना सारा काम कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं है, बस काम को एक एक करके पूरा कर लीजिए। हर एक काम, बहुत सारे काम होना तो ऐसे मत करिए ओ कैसे करूं, वन बाय वन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, ओके। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़े बुनना, कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता। कठिन, कहते ना हार्ड वर्क, आजकल तो स्मार्ट वर्क का समय है, लेकिन हार्ड वर्क इतना किया जाता है और हार्ड वर्क कभी पीछे नहीं रह सकता। हार्ड वर्क तो हमें करना होगा, हार्ड वर्क के साथ साथ हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम स्मार्ट वर्कर कहलाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम अपने आप की तुलना भी कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा कार्य करके हम चक्कर काटने लगते हैं कि अब नहीं बहुत हो गया। बेटा ये कोई काम ही नहीं है। यदि उनकी तुलना की जाए हमसे तो हम तो कुछ क्या कर रहे हैं, हम सुख चैन से बैठकर अपना काम ही तो करना है, अपना ही काम करना है। ठीक है, अब क्या है, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। मजदूरी तो है, क्या किया है, अशिक्षित हैं तो यही तो करेंगे। बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती हैं। तो यदि हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी तो ना करें। कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। ठीक है, कभी कभी हमें अपने आप के लिए या दूसरों के लिए बहुत सारे कार्यों को करना होता है, और यदि किसी के लिए हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बुरा भी ना करें। यदि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी निंदा भी ना करें, इतना तो ध्यान रख सकते हैं। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया ही रुक जाएगा, आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। और वैल्यू या मूल्य की बात आती है तो उनको सबसे 4th ग्रेड में रख दिया जाता है। प्रश्न आता है अगला, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसे? हमारे कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही बहा दिया जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक ही नहीं रहा है। इसका जीवंत उदाहरण यमुना नदी है, जो आज एक नाले में बदल गई है। सारी गंदगी, यहाँ वहां की गंदगी, केमिकल्स, फैक्ट्रीज के जो भी आते हैं, उद्योग का, और मृतों को भी, डेड बॉडीज को भी, सब कुछ नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। और क्या देखा जा रहा है? कोई देखे नहीं, चलो कचरा डाल दो। आप तो देखो कि आप कर क्या रहे हो। यदि हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो हर जगह स्वच्छता कहां से लाएंगे? कोई एक व्यक्ति तो नहीं लाएगा ना। हर एक को अपने मन से ये सोचना होगा कि हाँ, मैं तो अपना कार्य करूंगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को भली प्रकार से करने लगे तो हर जगह स्वच्छता ही स्वच्छता नजर आएगी। तो इतना ध्यान रखिए, कौन क्या नहीं कर रहा है, जस्ट लेट इट बी। हमें क्या करना है उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है,
वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगता है। मृदा अपरदन समझते हैं ना, सॉइल इरोजन, ठीक है, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, CO2 की मात्रा बढ़ गई है, जिससे सांस लेने या ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी तो कम हो ही जाएगी ना अपने आप, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, है ना, मिलकर होगा तभी कुछ हो पाएगा। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। कम से कम जिस दिन हमारा जन्मदिन हो, जन्मदिन के दिन हम ये काम तो कर सकते हैं ना, एक प्लांटेशन तो कर ही सकते हैं। कौन कौन करता है? आपने कभी पौधे लगाए हैं? कभी छोटा सा कोई पौधा लेकर आए हो आप, और उस पौधे को आपने लगा दिया हो? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने पौधे लगाए, बताओ, हंसता हुआ। तो यदि नहीं किया है तो कीजिएगा, अपने बर्थडे पर ये जरूर करिएगा। जहां कहीं भी जगह हो, ठीक है, अपना पार्क हो या अपना गमला हो, कहीं तो कुछ तो लगाइए, ठीक है, करेंगे ना बेटा? करिएगा जरूर, ठीक है। अब पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना होगा। उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी होगी। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। जगह जगह ऐसे आयोजन करवाना चाहिए और एक व्यक्ति को तो आगे कदम बढ़ाना होगा। यदि हम भी उसी भीड़ की तरह चुपचाप बैठ गए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा सांस लेने तक के लिए भी बस हर जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर टांग कर घूमना होगा। ऐसा ना हो, ताकि हम अपने जीवन के जीने के लिए और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ दें। जो प्राकृतिक संसाधन है उनको तो छोड़ ही दें, कम से कम शुद्ध हवा उनको दे सकें, हरे भरे पेड़ उनको दे सकें। तो हम हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, प्लीज जस्ट डू प्रॉमिस विद मी, एक वादा कीजिए मुझसे कि हाँ मैडम, हम पेड़ लगाएंगे, हम पौधे लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। लगाएंगे ना मेरे बच्चे? लगाइएगा और लिखिएगा कि हाँ मैडम, हमने एक पौधा लगा दिया। कौन सा लगाया वो भी बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? प्रदूषण से और क्या क्या होता है? प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांसों की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। कहीं अस्थमा हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। जब इतना अभी होने लगा है तो आगे 20, 25, 50 सालों बाद क्या होगा? कुछ तो सोच लें हम आने वाली पीढ़ी का। हम सब मिलकर सोचेंगे, और नए मेरे जो बच्चे हैं ना, उन पर मुझे भरोसा है, ठीक है। जिसके कारण कहीं पर बारिश की अधिकता हो जाती है तो किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। अब क्या होता है कि बीमारियां होने लगी उत्पन्न, जिससे बहुत कुछ जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं पर बाढ़ अधिक हो रही है तो कहीं पर बारिश, क्योंकि जो संतुलन है वो तो बिल्कुल बिगड़ चुका है ना। अभी भी हमारे कंट्रोल में हो सकता है, हम अभी भी उस पर नियंत्रण पा सकते हैं यदि हमने अपने वातावरण को स्वच्छ और अच्छे से रखने का बीड़ा उठा लिया। साथ में ये बीड़ा उठाकर चले कि हम तो करेंगे, कोई करे ना करे, हम तो पौधा लगाएंगे। हम तो यदि किसी को हमने देख लिया कि यहां वहां कचरा फेंक रहे हैं, हम तो उनको रोकेंगे, टोकेंगे। हर एक को जिम्मेदार बनकर भूमिका निभानी होगी, ठीक है। कहीं पर बारिश नाम मात्र की होती है, जिस कारण गर्मी में कमी नहीं होती। मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा है ना। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखते बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को ही नहीं मिल पा रहा है, और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही। न खाने में शुद्धता, न सांस लेने में शुद्धता, न पानी में शुद्धता, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे?
और जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो ये आपाधापी, ये धन दौलत, ऐशो आराम किस काम के रहेंगे? कब तक हम कृत्रिम जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन पर आश्रित रहेंगे? प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी हमें रक्षा सुरक्षा करनी होगी। अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी हमें निभाना होगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सबको अपने अपने तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित, साफ और स्वच्छ रखने में भूमिका अदा करनी होगी। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करिए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि वहां दुकान नहीं है तो उसके लिए तो वरदान ही है। दुकान होती तो अच्छा है ना, सब लोग खरीद कर कुछ खा पाते। दुकान का ना होना क्यों कहा है उन्होंने कि वरदान है? देखते हैं, आपको आ रहा है समझ में? कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आवागमन या आगमन शुरू हो जाता और वो जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। वाहनों के अधिक आवागमन से वायु प्रदूषण होता है। लोगों की खाना पीना यहाँ वहाँ करने से पहले ये सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ फिर संगीतमय कार्यक्रम और ये तो हू हल्ला, डांस, गाने ये होते तो नॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण भी होने लगता। तो अच्छा ही है कि वहां किसी दुकान का नहीं होना सबसे अच्छा माना है। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई, जिसकी लालसा उनके मन में थी, जिसकी इच्छा थी कि मुझे देखना है स्नोफॉल, और वो कहीं देखने को नहीं मिला क्योंकि प्रदूषण के कारण ऐसा हो ही नहीं पाया, लेकिन यहां वे देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही तो है। अगला प्रश्न, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ दिया है बेटा। कहा है ना कि प्रकृति हमारी अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन उसकी लालसाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। और क्यों? क्योंकि लालसाओं का कोई अंत ही नहीं है। आज ये तो कल वो, तो कल ऐसा, तो कल वैसा, मतलब कुछ समाप्त नहीं होता। आवश्यकता अच्छी बात है, जो आवश्यक सामग्री है उनका हमारे पास होना अनिवार्य है, लेकिन लालसाओं को यदि हमने मन में उत्पन्न कर दिया तो वो कभी हमें चैन से नहीं जीने देती। इसलिए मन में संतोष की भावना रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जल धारा बन के नदियों को भर देती हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है ना। ये है प्रकृति। अगला प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? जिम्मेदारी नहीं, उत्तरदायित्व। जिम्मेदारी मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व मीन्स अकाउंटेबिलिटी। तो जिम्मेदारी तो अक्सर सब निभाते कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी निभाने से ही हमारा काम पूरा नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उस कार्य के प्रति जवाबदारी नहीं होगी, उत्तरदायित्व की भावना नहीं होगी, उस काम को हम किया हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है। देश की सीमा पर जहां तापमान गर्मी में भी -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उस कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी सर्दी तथा गर्मी में वहीं रहकर देश की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए, प्यार एवं सम्मान के साथ उनसे पेश आना चाहिए, क्योंकि वे वहां हैं इसलिए आज हम यहाँ हैं, हम सुरक्षित हैं, हम चैन से सो रहे हैं क्योंकि वे पहरा दे रहे हैं ना। बेटा, आशा करती हूं आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उसमें जितने भी नैतिक मूल्य हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको आप आत्मसात करेंगे। साथ ही साथ एक जिम्मेदार और एक उत्तरदायित्व
के साथ अपने हर एक कार्य को पूरा करेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना, ठीक है। उत्तरदायित्व क्या है? पढ़कर एक सभ्य व्यक्ति बनकर देश का, समाज का, परिवार का, माता पिता का, शिक्षकों का नाम रोशन करना। सिर्फ पढ़ना, परीक्षा में पास होना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन उत्तरदायित्व हमें करना क्या है, हम किस मार्ग पर चलेंगे और क्या करके हम दिखाएंगे, वो उत्तरदायित्व है, ठीक है। यस, बता देती हूं आपको, किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल डायरेक्टली उसी वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। कैसे 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 पूछ रहे हैं आप? बता देती हूं। सबसे पहले आप गूगल पर या क्रोम पर जाइए और वहां पर लिखिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने आ जाएगा कि 10th का आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के वीडियोस देखना है, यस, या सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस देखना है, यस, इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस भी देखना चाहते हैं, यस यस मैम, बिल्कुल देखेंगे। क्या आप प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड या एनटीएससी परीक्षा, यस मैम, वाओ, ये भी मिलता है, सब कुछ मिलता है मेरे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ है। यूपी बोर्ड परीक्षा संबंधी वीडियोस, ओ वाओ, ये भी सब कुछ यहां मिलता है, और वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। आपको चाहिए सीबीएसई हिंदी मीडियम के कुछ वीडियोस, बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहां पर सब्जेक्ट के साथ आपके सब्जेक्ट टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, गणित या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हिंदी ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर का आप वीडियो देखना चाहते हैं, जस्ट उस पर आप क्लिक कर दीजिए। हिंदी, यस ऑफ कोर्स, यस, हिंदी पर आप क्लिक कीजिए। हिंदी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का स्क्रीन पर। क्या देखना चाहते हैं आप? किसी पाठ की जानकारी, किसी कविता की जानकारी, नो, प्रश्न अभ्यास, ओके, या ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब कुछ देखना है आपको। लेकिन मैडम पहले पाठ्यक्रम तो देख लें, क्या बात है, यस, पहले पाठ्यक्रम देखने के लिए आप सबसे पहले पाठ्यक्रम पर क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम पर क्लिक किया, उपस्थित है, हाजिर है, उपलब्ध है आपके लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई की ये बुक्स नजर आ रही हैं आपको। कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका, कोर्स 20 स्पर्श और संचयन, चारों बुक्स का यहां पर बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में, वो भी रोचक अंदाज में वीडियो बनाया गया है आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन सब कुछ आपके लिए करता है, और आपका काम सिर्फ कितना है? अच्छे से वीडियोस देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, प्ले करेंगे, तो अच्छे से देखते जाइएगा चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक, चाहे वो कृतिका हो, क्षितिज हो, स्पर्श हो या संचयन हो, हर एक पार्ट की संपूर्ण जानकारी यहां पर दी गई है। यदि आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक देख लिया या सुन लिया तो आप समझ लीजिए, देखना भी है, सुनना भी है ना, अच्छे से यदि आप देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम या सिलेबस से संबंधित कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यस, तो अच्छे से देखिए, समझिए और अपने आप को स्मार्ट बच्चा बनाइए। हमेशा मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। यस यस, पूछिए क्यों? अरे भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए क्लास 6 to 12th स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। यस, कोई चार्ज नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, वो भी कभी भी नहीं लेना है। नो बेटा, नो, ऐसा नहीं कहेंगे हम आपसे कि अभी हम कह रहे हैं फ्री में मिलेंगे, उसके बाद हम थोड़े दिनों या महीनों बाद कहेंगे कि अब थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको, इतना आप पे करिए, उसके बाद आपको वीडियोस दिखा जाएंगे। नहीं, हमेशा बिल्कुल आप देख रहे हैं, देखते रहेंगे फ्री में ही वीडियोस, हर एक विषय के, हर एक प्रतियोगी परीक्षा के, सब कुछ मिलेगा यहां पर। मेरे बच्चों, आपसे सिर्फ मैं यही कहूंगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।